चलिए फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें आगे जो पढ़ना है वह जैव विविधता के क्षति के कारण में वह है अतिदोहन। अतिदोहन तो बताया जा रहा है कि मानव हमेशा भोजन तथा आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है, लेकिन जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है तब इस प्राकृतिक संपदा का अतिदोहन होने लगता है। यहाँ पर आपको जो बातें याद रखनी है वह सिंपल हैं कि पिछले 500 वर्षों में बहुत सी जातियां स्टीलर समुद्री गाय और पैसेंजर कबूतर विलुप्त हुई। स्टीलर समुद्री गाय और पैसेंजर कबूतर के विलुप्ति का कारण अतिदोहन है। यह बात आपको याद रखनी है, जो कि महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में आ सकता है। और यहाँ पर बस आज आपको इतनी दोनों बातें याद रखनी है। और हम जैव विविधता के क्षति के अगले कारण में बढ़ते हैं, जो कि हैं विदेशी जातियों का आक्रमण। तो बताया जा रहा है विदेशी मतलब जो बाहर से आए हैं। बताया जा रहा है कि जब बाहरी जातियां अनजाने या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं तब उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानीय यानी कि वहां पर जो स्थायी जाति हैं उसकी विलुप्ति का कारण बन जाता है। और इसी का एग्जाम्पल हमें बताया जा रहा है कि जब नील नदी की मछली नाइल पर्च को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया, तब झील में रहने वाली पारिस्थितिक रूप से बेजोड़ सिडचिज मछलियों की 2 सबसे अधिक जातियां विलुप्त हो गई। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर कि विदेशी जातियों के आक्रमण के कारण, जैसे यहाँ पर नाइल पर्च विदेशी जाति है और इसको अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया, जिससे कि वहां की स्थानीय जाति यानी सिडचिक मछलियां विलुप्त हो गई। ये आपको याद रखना है। और आगे हमें बताया जा रहा है कि आप गाजर घास, पार्थेनियम, लेंटाना और आइकर्निया जैसी आक्रामक खरपतवार जातियों से पर्यावरण को होने वाली क्षति और हमारी देशज जातियों के लिए पैदा हुए खतरे से अच्छी तरह परिचित हुए हैं। और आप इसके बारे में याद यह रख सकते हैं कि ये तीनों गाजर घास, लेंटाना और आइकोर्निया ये तीनों विदेशी जाति हैं। यह भी आप याद रख सकते हैं, यह भी ये महत्वपूर्ण है। और अब आगे बताया जा रहा है कि मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश कलेरियस गैरीपाइनस मछली को हमारी नदियों में लाया गया, लेकिन अब ये हमारी नदियों की मूल कैटफिश जातियों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कलेरियस गैरीपाइनस को क्यों लाया गया? मत्स्य पालन के उद्देश्य से हमारी नदियों में लाया गया, लेकिन ये अब हमारे कैटफिश जातियों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। और चलिए बढ़ते हैं अगला, जो इसी के अंतर्गत है। तो हमारा अगला जैव विविधता का कारण है सविलुप्तता, यानी कि साथ साथ विलुप्त होना। तो यहाँ पर सविलुप्तता का हमें जानना है आगे। तो बताया जाए कि जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु व पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती है। भाई अगर ये एक जाति दूसरी जाति पर आधारित है, अगर वह जाति समाप्त हो जाएगी तो वह जाति भी समाप्त हो जाएगी। और इसका एक यहाँ पर इसके बारे में बताया जा रहा है कि जब एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है तब उसके विशिष्ट परजीवियों का वही भविष्य होता है कि वह भी विलुप्त हो जाएगा। और दूसरा उदाहरण विकसित पॉलिनेटर सहोपकारिता का है, जहां एक पादप के विलोपन से दूसरे कीट का विलोपन भी निश्चित रूप से होता है। तो चलिए बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है जैव विविधता का संरक्षण। अब हमें जैव विविधता का संरक्षण करना है और हमें संरक्षित क्यों करना चाहिए। अब हमें बताया जा रहा है कि जैव विविधता का संरक्षण को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जैव विविधता संरक्षण को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे कि संकुचित, संकीर्णता उपयोगी, व्यापक रूप से स्वार्थ उपयोगी और नैतिक उपयोगी। तो हमें इसके बारे में हमें आगे पढ़ना है कि सबसे पहले जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकीर्ण यानी छोटे रूप में
छोटे रूप से उपयोगी तर्क स्पष्ट है। छोटे रूप से उपयोग मतलब संकुचित, संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क मतलब इसके बारे में बताया जा रहा है। संकीर्ण रूप से जैसे मानव को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ जैसे खाद्य, अनाज, दालें, फल आदि, ईंधन, रेशा, इमारती सामान, औद्योगिक उत्पाद, टैनिन, स्नेहक, लुब्रिकेंट, रेजिन, इत्र आदि तथा औषधि पादप मिलते हैं। यह सभी अपने संकीर्ण रूप से उपयोगी हैं। और आगे बताया जा रहा है कि विश्व बाजार में बिक रही 25% से अधिक औषधि पादपों 25% से अधिक औषधि पादपों से बनाई जाती हैं और 25,000 से अधिक पादप जातियां विश्व के लोगों द्वारा पारंपरिक दवाइयां बनाने में उपयोग हो रही हैं। यह किसी को ज्ञात नहीं है कि और कितने औषधीय महत्वों के पादपों की खोज उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में होना शेष है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है कि जैव संभावना यानी बायो प्रोस्पेरिटी से समृद्ध राष्ट्र इसका और अधिक लाभ उठा सकते हैं यदि अधिक से अधिक संसाधनों का जैव अन्वेषण यानी आर्थिक महत्व के उत्पादों, आणविक, अनुवांशिक तथा जाति स्तर पर किया जाए। जैव संभावना के अंतर्गत जैव अन्वेषण यानी आर्थिक महत्व के उत्पादों के आणविक तथा अनुवांशिक जाति स्तर पर किया जाए। अब अगला जो तर्क है वह है कि व्यापक रूप से उपयोगी यानी व्यापक यानी बहुत ही बड़े रूप से मतलब ज्यादा से ज्यादा जो उपयोग है वह यह है कि व्यापक रूप से उपयोगी संबंधित तर्क यानी प्रकृति द्वारा प्रदान की गई जैव विविधता की अनेक पारितंत्र सेवाओं में मुख्य यानी कि जैव विविधता का पारितंत्र सेवा में मुख्य भूमिका है। हमें इसके व्यापक रूप से उपयोगी के बारे में बताया जा रहा है कि तीव्र गति से नष्ट हो रहे अमेजन वर्षा वन पृथ्वी के वायुमंडल को लगभग 20% ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रदान करता है। ये बात आपको याद रखनी है। और इसके अलावा हमें जो और याद रखने हैं व्यापक रूप से उपयोगी में वह यह है कि परागण जिसके बिना पौधे फल तथा बीज नहीं दे सकते। पारितंत्र की दूसरी ऐसी सेवा है जो परागणकारियों जैसे मधुमक्खियों, गुंजमक्षिका पक्षी तथा चमगादड़ द्वारा की जाती हैं। और हमें ये सभी चीजें याद रखनी है। और एक और पॉइंट है जो व्यापक रूप से उपयोगी है वह यह है कि हम प्रकृति से अन्य अप्रत्यक्ष रूप से सौंदर्यात्मक लाभ उठाते हैं। जैसे वनों में घूमते हैं, बसंत ऋतु में खिले हुए फूलों को देखते हैं, निहारते हैं, बुलबुल के गीतों का आनंद लेते हैं। ये सभी अपने व्यापक रूप से उपयोगी के तौर पे आती हैं। और आगे जो जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए जो कारण है वह यह है कि जैविक विविधता संरक्षण का नैतिक तर्क का संबंध पृथ्वी ग्रह पर उपस्थित उन लाखों जंतु, पादप तथा सूक्ष्म जातियों से है जिनके साथ हम रहते हैं। दार्शनिक व आध्यात्मिक रूप से हमें यह समझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक जाति का अपना नैज मूल्य यानी इंट्रिंसिक मूल्य होता है, भले ही इसका चालू या आर्थिक मूल्य हो या ना हो। और हमें बोला जा रहा है कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी देखरेख करें और इस जैविक धरोहर को आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी हालत में रखें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमें बताया जा रहा है कि हम जैव विविधता को कैसे संरक्षित रखें। तो हमें आगे हम देखते हैं कि जब हम संपूर्ण पारितंत्र को संरक्षित करते हैं तब इसकी जैव विविधता के सभी स्तर संरक्षित व सुरक्षित हो जाते हैं। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। और इसी का एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि जब एक बाग को सुरक्षित रखने के लिए सारे जंगल को सुरक्षित रखना होगा, इसे इन सीटू संरक्षण कहते हैं। और आगे बताया जा रहा है कि जब कभी किसी जीव के विलोपन के संकट से वे
जीव जिनके निकट भविष्य में वन से विलुप्त होने का बहुत अधिक संकट है, बचाने के लिए त्वरित सहायता की आवश्यकता होती है, तब इस स्थिति को हम एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। हमें एक्स सीटू और इन सीटू दो चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। और चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले इन सीटू, यानी कि इन सीटू मतलब उसी के प्राकृतिक इस स्थान में उसको संरक्षित रखना। हमें यहाँ पर सीधी बात जो याद रखनी है, इन सीटू का एग्जाम्पल जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और इसके अलावा हमें एक चीज बताया गया है, जैव विविधता हॉट स्पॉट। अब हमें जैव विविधता हॉट स्पॉट के बारे में जानना है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमें इसके बारे में क्या क्या जानना है। तो सब जैव विविधता हॉट स्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जहां पर जाति समृद्धि बहुत अधिक होती है, उच्च स्थानिकता होती है, जातियां अन्य स्थानों पर नहीं होती, जिसे एंडेमिक जातियां कहते हैं। और आगे हमें जो याद रखना है कि अभी संसार में कुल 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, और ये हॉटस्पॉट त्वरित आवासीय क्षति के क्षेत्र भी हैं। और हमारे देश में 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। इनमें से 3 हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा व हिमालय हैं, जो हमारे देश की असाधारण रूप से उच्च जैव विविधता को दर्शाते हैं। और आगे हमें याद रखना है कि यद्यपि जैव विविधता के सारे हॉटस्पॉट आपस में मिलकर संसार का 2% से भी कम है, कितना 2% से भी कम है, परंतु इन क्षेत्रों में आवासीय जातियों की संख्या अत्यधिक है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि हम हॉटस्पॉट की विशेष सुरक्षा द्वारा विलोपन की दर को 30% तक कम कर सकते हैं। यह भी पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप इसे याद कर सकते हैं कि हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमें भारत में पारिस्थितिकीय अद्वितीय और जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्यों, जीव मंडल आरक्षितों, बायोस्फीयरों के रूप में कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। अब बताया जा रहा है कि अब भारत में 14 जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र, 90 राष्ट्रीय उद्यान, 448 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। और ये सभी इन सीटों के एग्जाम्पल हैं, जिसको आपको याद करना है। और यह एग्जाम में बार बार पूछता ही रहता है, इसीलिए आपको इस चीज को भी याद रखना है। अब हमें आगे बताया जा रहा है कि बहुत सी संस्कृतियों में वनों के लिए अलग भूभाग छोड़े जाते थे, और उनमें सभी पौधों वन्य जीवों की पूजा की जाती थी। इसी तरह के पवित्र उपवन भी इन सीटू कंजर्वेशन में आता है। और पवित्र उपवन कहाँ कहाँ पाया जाता है हमारे भारत में, यह भी आपको याद रखना है। तो जैसे पवित्र उपवन के आश्रय मेघालय की खासी तथा जयंती पहाड़ी में, राजस्थान की अरावली में, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, मध्य प्रदेश की सरगुजा, चंदा तथा बस्तर क्षेत्र में है। और मेघालय के पवित्र उपवन बहुत सी दुर्लभ व संकटोत्पन्न पादपों की अंतिम शरण स्थली है, इसे भी आपको याद रखना है। और अब पढ़ेंगे हम XC2 यानी बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो इस संरक्षण में संकटोत्पन्न पादप जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी अच्छी देखभाल की जाती है और सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। और XC2 के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो जंतु उद्यान, वानस्पतिक उद्यान तथा वन्य जीव सफारी पार्क, ये सभी XC2 के एग्जाम्पल हैं। इसको आपको याद रखना है, यह भी महत्वपूर्ण है। और आगे हमें यह याद रखना है कि आजकल संकटोत्पन्न जातियों को परिबद्ध घेरे में रखने के बजाय बाह्य स्थानीय संरक्षण दिया जा रहा है। और अब संकटग्रस्त जातियों के युग्मकों यानी गैमेट को जीवित व जननक्षम स्थिति में निम्न ताप परीक्षण यानी क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीकों के द्वारा लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। अंडों को इन विट्रो निषेचित किया जाता है, यानी कि उसको इन विट्रो निषेचित किया जाता है। और पादपों का उत्तकी संवर्धन विधि द्वारा प्रवर्धन किया जा सकता है, यानी कि
उतक संवर्धन भी एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत ही आएगा। अब बताया जा रहा है कि व्यापारिक महत्व के पौधों के विभिन्न आनुवंशिक प्रभेदों के बीज लंबे समय तक बीज बैंक में रखे जा सकते हैं, यानी कि बीज बैंक भी एक्स सीटू कंजर्वेशन में ही आएगा। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरो में हुई जैव विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन पृथ्वी में सभी राष्ट्रों का आह्वान किया गया वे जैव विविधता के संरक्षण के लिए उचित उपाय करें, यानी कि रियो डी जेनेरो का सम्मेलन जैव विविधता के संरक्षण के लिए किया गया है और इसके अंतर्गत जैव विविधता संरक्षण के लिए उपाय किया गया और उससे मिलने वाले लाभों का इस प्रकार उपयोग करें कि वे लाभ दीर्घकालिक तक मिले तथा इसी क्रम में जैव विविधता के संरक्षण के साथ ही सन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें विश्व के 190 देशों ने शपथ ली कि वे 2010 तक जैव विविधता की जारी क्षति दर में वैश्विक, प्रादेशिक व स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण कमी लाएंगे। आपको याद रखना है कि सन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में क्या हुआ था, तो उसमें हुआ था विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था जिसमें 190 देशों ने शपथ ली थी और उन्होंने 2010 तक जैव विविधता के जारी कारणों में क्षति लाने का प्रस्ताव दिया था। इसके अलावा जैव विविधता पर जो अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट होगा उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है नीट संसार, मेरे यूट्यूब के चैनल के जैसा ही है नीट संसार। आप सर्च करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको वहां पर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करता हूं अच्छे और वहां पर अपने ट्रिक का फोटो भी भेजूंगा और इसके अलावा अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं धीरे धीरे पूरी बायोलॉजी पर ट्रिक लाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अब अपने दोस्तों के पास भेजें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट